हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुषमा पांडे आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे अरस्तु के क्रांति संबंधी विचारों के बारे में। अरस्तु के समय यूनान का राजनीतिक जीवन बहुत ही अस्थिर था, परिवर्तनशील था, और इन परिस्थितियों में अरस्तु ने राजनीतिक अस्थिरता के जो परिणाम देखे, उस अस्थिरता को दूर करने के उपाय के रूप में उसने प्रयास किया कि क्या किया जाए। तो ऐसे में अरस्तु ने अपने क्रांति संबंधी विचारों की बात की है। सामान्य अर्थ में अगर हम क्रांति की बात कहें तो क्रांति एक व्यवस्था को बदलकर उसके स्थान पर एक नई व्यवस्था को स्थापित करना होता है, एक नई व्यवस्था को जन्म देना होता है। और सुधार का जहां तक प्रश्न है तो सुधार एक व्यवस्था की कमियों को दूर करना होता है, यानी समस्याओं का निवारण करना होता है। तो इन दोनों ही बातों में जहां एक और अरस्तु ने क्रांति की बात की है, या दूसरे शब्दों में कहें तो सुधार की जो बात की है, इन दोनों में ही परिवर्तन एक कॉमन तत्व है। परिवर्तन एक ऐसी स्थिति का नाम है जिसके माध्यम से अरस्तु बदलाव की चर्चा करने का प्रयास करता है, और इसी संदर्भ में अरस्तु ने अपने क्रांति के अर्थ को प्रस्तुत किया है। अरस्तु कहता है कि किसी भी राज्य, संविधान या शासन सत्ता में होने वाला कोई सा भी छोटा या बड़े परिवर्तन क्रांति है। और यहाँ मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अरस्तु के अनुसार क्रांति वह नहीं है जिस तरह की क्रांति इंग्लैंड, फ्रांस या रूस के क्रांति के रूप में देखी गई थी। अब हम चर्चा करेंगे अरस्तु के अनुसार क्रांति के कारणों को लेकर। तो अरस्तु ने जो क्रांति के कारण बताए हैं, 3 भागों में बांटे हैं। पहला जो कारण है वो है सामान्य कारण। अब सामान्य कारणों में सबसे पहले अरस्तु चर्चा करता है कि क्रांति का मुख्य कारण असंतुष्टता है, यानी इसके जड़ में मूल जो बात है वो है असंतुष्टता, और उसका जो प्रभाव है, उसका कारण जो है वो है असमानता और अन्याय के रूप में सामने आता है। अरस्तु कहता है कि असमानता और अन्याय ऐसी परिस्थितियां हैं जिससे कि क्रांति की संभावना बढ़ जाती है। अब यहाँ समानता के 2 रूपों की चर्चा करते हुए अरस्तु कहता है कि पूर्ण समानता होना या आनुपातिक समानता होना, दोनों ही स्थितियां विरोध को जन्म देती हैं। दोनों ही स्थितियां बाद में जाकर क्रांति के रूप में परिवर्तित होती हैं, क्योंकि अन्याय जो है वह क्रांति का मूल भाव है। अन्याय के कारण किसी के साथ न्याय है, किसी के साथ अन्याय है, यह जो स्थितियां हैं वो कहीं न कहीं क्रांति के रूप में आगे जाकर जन्म लेती हैं। दूसरा कारण है क्रांति का, वह है विशेष कारण। किसी भी शासक द्वारा जनता के हित में कार्य नहीं करके अगर निजी हित के लिए कार्य किया जाता है तो भी क्रांति की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। समाज के कुछ लोगों द्वारा स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझना। तीसरी बात, शासक द्वारा किसी को सम्मान या किसी का अपमान करना, ये भी क्रांति के कारण हो सकते हैं। इन विशेष कारणों में अरस्तु कहते हैं कि घृणा भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। सत्ताधारी वर्ग द्वारा शासितों या सामान्य जनता से अगर घृणा की स्थिति उत्पन्न होती है तो भी क्रांति की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। भय भी क्रांति का एक कारण है। अपराधी द्वारा भय से बचने के लिए क्रांति या फिर सामान्य जनता द्वारा अपने साथ होने वाले अत्याचार से या अन्याय से बचने के लिए भी क्रांति की स्थिति को अपनाया जाता है। विभिन्न जातियों में असमानता का भाव होना क्रांति को जन्म दे सकता है, क्योंकि जाति विभिन्नता से राष्ट्र की जो एकता है वो खत्म हो जाती है, और असमान जातियों में या असमानता के भाव को लेकर के क्रांति की स्थिति जन्म लेती है। और साथ ही साथ शासक वर्ग की असावधानी या शासक वर्ग द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों में परस्पर जो जितने भी विभिन्न वर्ग हैं उनमें अगर संतुलन स्थापित करने की स्थिति नहीं हो पाती और किसी भी तरह की सावधानी अगर शासक वर्ग नहीं बरतता है तो भी क्रांतियां जन्म लेती हैं। अब क्रांति संबंधित जो तीसरा कारण है जो कि क्रांतियों के रूप में विशेष रूप से पहचाना गया है वो है विभिन्न शासन प्रणालियों में क्रांति के कौन से कारण होते हैं। तो यहाँ अरस्तु कहता है कि एक तंत्र व्यवस्था में पारिवारिक कलह, घृणा, द्वेष या शासक द्वारा जनता पर अत्याचार करने की स्थिति में भी क्रांति उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि इस स्थिति में जो सामान्य जनता है वो राजा के प्रति विद्रोह उत्पन्न कर देती है। इसी तरह से अगर हम बात करें कुलीन तंत्र में, तो कुलीन तंत्र में
एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें शासन में भाग लेने वाले लोग बहुत सीमित संख्या में होते हैं। तो ऐसी स्थिति में शासन में सीमित संख्या से जुड़े हुए जो लोग होते हैं वह समाज के विभिन्न वर्गों में उचित सामंजस्य नहीं कर पाते हैं और उससे क्रांति की स्थिति जन्म लेती है। और अगली जो व्यवस्था है प्रजातंत्र। प्रजातंत्र में क्रांति का जो मुख्य कारण है वह है नेताओं या नेतृत्वकर्ताओं की संख्या ज्यादा होती है और इस नेतृत्व की अधिकता के कारण ही क्रांति जन्म ले पाती है। नेता सामान्य जनता या निर्धनों को अपने पक्ष में लेकर धनिकों के विरुद्ध क्रांति का बिगुल बजा देते हैं या क्रांति को उत्पन्न कर देते हैं। तो इस तरह से क्रांति के सामान्य, विशेष और विभिन्न शासन प्रणालियों में क्रांति के कारणों की चर्चा अरस्तु ने हमारे सामने प्रस्तुत की है। अब हम चर्चा करेंगे कि अरस्तु ने क्रांति के निवारण के कौन से तरीके बताए हैं, कौन से उपाय बताए हैं। तो सबसे पहला जो तरीका बताया है अरस्तु ने, वो कहते हैं कि किसी भी राज्य में उसके किसी भी वर्ग में शक्ति का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। यानी अगर शक्ति किसी भी एक व्यक्ति या किसी भी एक शासनकर्ता या नेतृत्वकर्ता के हाथ में होती है तो विद्रोह की प्रबल संभावना हो जाती है। इसलिए सबसे पहले शक्ति का केंद्रीकरण नहीं हो, यह क्रांति को दूर करने का पहला उपाय है। दूसरा उपाय वो बताते हैं कि शासक और शासितों में, यानी जो शासन करने वाला राजा है या अधिकारी है और जो सामान्य जनता है, उनके बीच में सद्भावनापूर्ण विश्वास की स्थिति होनी चाहिए। उनके बीच में किसी तरह का विरोध या किसी तरह का द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए। तीसरा जो उपाय क्रांति को दूर करने के लिए अरस्तु बताते हैं, वो कहते हैं कि जनता में संविधान और न्याय के प्रति हमेशा आस्था होनी चाहिए। यानी अगर जनता अपने राज्य के संविधान और न्याय व्यवस्था के प्रति आस्था नहीं रखेगी तो क्रांति को रोकना संभव नहीं होगा। और इसका एक जो तरीका है, जो उपाय है, वो कहते हैं यह उचित शिक्षा के द्वारा ही संभव हो सकता है। अन्य एक उपाय जो क्रांति को दूर करने के लिए बताया गया है, उसमें कहा गया है कि जनता मन और स्वभाव से कानूनों का पालन करे और लोगों में कानून के प्रति निष्ठा उत्पन्न की जाए। किसी को भी कानून को तोड़ने की आजादी या स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए। अगली बात जो क्रांति को रोकने के लिए अरस्तु द्वारा बताई गई है कि राज्य लोगों में आर्थिक असमानता को दूर करने का प्रयास करे, क्योंकि कई बार गरीब और अमीर का जो भेद है ये लोगों में असमानता का भाव उत्पन्न कर देता है और यह असमानता का भाव अगर रहता है तो क्रांति की संभावना अधिक होती है। अतः अरस्तु कहते हैं कि होना चाहिए कि सभी को, चाहे वो निर्धन है चाहे वो धनिक है, उनके बीच में आर्थिक रूप से एक संतुलन की स्थिति हो और समानता की स्थिति को उत्पन्न किया जाए। अगला जो तरीका है जिससे क्रांति को रोका जा सकता है या क्रांति का निवारण है, वो है भ्रष्टाचार को दूर किया जाए या भ्रष्टाचार का निवारण हो। भ्रष्टाचार एक ऐसा कारण है जो अनिवार्य रूप से क्रांतियों को जन्म देता है, क्योंकि अरस्तु का मानना है कि शासकों का व्यवहार या शासकों का जो आचरण है वो संदेह रहित होना चाहिए। अगर उनके विचार में, व्यवहार में कहीं भी भ्रष्टता देखने में आती है तो वो शासन सही ढंग से कार्य नहीं कर सकता। अतः भ्रष्टाचार का आवश्यक रूप से निवारण होना चाहिए। अगला बिंदु, विभिन्न वर्गों में सत्ता वितरण होना चाहिए। यानी जब शासन में नेतृत्व की चर्चा हो तो धनी और निर्धन का भेद नहीं होना चाहिए। सत्ता को सभी में बराबर बांटने का प्रयास करना चाहिए, यानी संतुलन की स्थिति होनी चाहिए। निवारण का अगला उपाय है कि धनी और निर्धन वर्ग में संतुलन स्थापित करने के लिए समाज में एक तीसरा वर्ग होना चाहिए और वो है मध्यम वर्ग, क्योंकि मध्यम वर्ग ही वह वर्ग है जो निर्धन और धनी के बीच में जो असंतुलन की जो दूरी है, जो स्थिति है, उसको पाटने का, उसको कम करने का कार्य करता है। अतः समाज में मध्यम वर्ग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। और क्रांतियों को दूर करने का जो अंतिम उपाय यहाँ अरस्तु बताते हैं कि नागरिकों में बाहरी आक्रमण का भय होना चाहिए। यानी हमेशा उनमें इस बात को डर बना रहे कि हमारा देश एक है और अगर कोई बाहरी आक्रमण हमारे ऊपर होता है तो हमारी आपसी एकता खत्म हो जाएगी। यानी राष्ट्र प्रेम की भावना उनमें बनी रहे और किसी भी स्थिति में उनमें आंतरिक विरोध का स्वर न उठ पाए। इसके लिए सदैव प्रयास किए जाना चाहिए, तभी हम क्रांति को रोक सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से अरस्तु ने
क्रांति के अर्थ और क्रांति को दूर करने के उपायों की चर्चा की है। अब हम सारांश में अगर हम अरस्तु के क्रांति संबंधी विचारों की बात करें या उसके महत्व की बात कहें तो हम कुछ इस तरह से स्पष्ट कर सकते हैं कि अरस्तु द्वारा क्रांति के उपायों की जो व्याख्या की गई है, इसका मुख्य उद्देश्य था राज्य को क्रांति से सुरक्षित रखा जाए, और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ही अरस्तु ने क्रांति के उपायों की विस्तृत चर्चा की है और व्यवहार में उन्हें किस तरह से अपनाया जाए इसके बारे में हमें बताया है। और अरस्तु द्वारा बताए गए कारणों में से इतिहास इस बात का गवाह है कि कहीं न कहीं किसी न किसी कारण से क्रांति हुई है। इसलिए अरस्तु द्वारा जो क्रांति के कारण बताए गए हैं, इन्हें हम अनदेखा नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं न कहीं इन्हें व्यवहार में देखा गया है क्रांति के रूप में। और अरस्तु द्वारा क्रांति के संदर्भ में बताए गए जो उपाय हैं, जो क्रांति का निवारण करने के जो तरीके हैं, वो आज भी प्रासंगिक हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने आज चर्चा की अरस्तु के क्रांति के बारे में, और अगले व्याख्यान में हम अरस्तु के एक अन्य बिंदु के साथ आपसे